अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राहुल जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 को डिस्कस करेंगे जो कि एमएससी फोर्थ सेमेस्टर या बीएस 8 सेमेस्टर में है। तो अपनी बात स्टार्ट करते हैं पहले फर्मी सरफेसेस से। फर्मी सरफेस कि फर्मी सरफेस कौन सी होती है। बेसिकली ये वो सरफेस होती है जिसकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। द सरफेस ऑफ कांस्टेंट एनर्जी, सरफेस ऑफ कांस्टेंट एनर्जी। ठीक है, एक तो इसको ये कहते हैं कि ये सरफेस ऑफ कांस्टेंट एनर्जी होती है। दूसरा, ये बेसिकली फील्ड और अनफील्ड ऑर्बिटल्स को अलहदा करती है। अगर आप बात करें एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे बात करें तो ये जो फर्मी सरफेस है वो क्या करती है। अगर फर्ज कर लें ये जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स हैं, फर्ज कर लें ये अनफील्ड है और नीचे जो है यहाँ पे कौन से हैं जी, फील्ड है। ठीक है, तो ये जो सरफेस होती है ये इन फील्ड और अनफील्ड ऑर्बिटल्स को क्या करती है, सेपरेट करती है एक दूसरे से, और इनके दरमियान का जो है वो गैप जो है वो एनर्जी गैप कहलाता है। ठीक है, एनर्जी गैप। ठीक है, फर्मी एनर्जी गैप। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ जोन स्कीम्स के बारे में। ठीक है जी, जोन स्कीम्स। जोन स्कीम्स कौन कौन सी होती हैं जी। ये ब्रिलियन जोन से रिलेटेड है। ब्रिलियन जोन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एसएसपी 1 में। तो यहाँ पे पहली जोन स्कीम जो है वो होती है जी रिड्यूस्ड जोन स्कीम। रिड्यूस्ड जोन स्कीम, ये रिड्यूस्ड जोन स्कीम बेसिकली क्या कहती है कि अगर हम बात करें ब्रिलियन जोन की, तो फर्ज कर लेते हैं कि ये अगर ब्रिलियन जोन है, ठीक है जी, और ये है फर्स्ट ब्रिलियन जोन, या इसको कहते हैं जी फर्स्ट जोन है ये। ठीक है, और इसमें जो है कुछ वेक्टर्स हैं इस तरीके से। एक ये वेक्टर है, ये के वेक्टर है, और ये जो दूसरा वेक्टर है फर्ज कर लें ये है जी जी वेक्टर है, और ये तीसरा वेक्टर है जो कि के डैश है। ठीक है, ये पूरा क्या है, फर्स्ट जोन है, और फर्स्ट जोन से आगे जो है वो इसका नेक्स्ट जोन है, सेकंड जोन हो सकता है, थर्ड हो सकता है। सेकंड जोन यानी नेक्स्ट जोन है जो इसके बाहर है। ठीक है, तो जितनी भी फिजिक्स है या जितने भी वेव वेक्टर हैं, ये के है या जी है, इन तमाम वेव वेक्टर को और इनकी फिजिक्स को आप फर्स्ट जोन में मैप आउट अगर कर सकें तो उस जोन स्कीम को आप कहेंगे रिड्यूस जोन स्कीम। ठीक है, यानी जितनी भी फर्स्ट ब्रिलियन जोन के बाहर वाले जोन्स हैं उन तमाम के वेव वेक्टर को, उन तमाम की फिजिक्स को आप क्या कर सकें, फर्स्ट जोन में मैप आउट कर दें, तो इस स्कीम को हम कहते हैं जी रिड्यूस जोन स्कीम। यानी आप कह सकते हैं कि कौन सी जोन स्कीम है जिसमें द फिजिक्स ऑफ द फिजिक्स ऑफ zones outside first zone can be mapped out, can be mapped out या mapped back into the first zone। ठीक है, या वेव वेक्टर को आप बाकी के जो वेव वेक्टर्स है बाहर वाले जोन के जो वेव वेक्टर है उनको फर्स्ट जोन में जब आप बना सकते हैं तो इस जोन स्कीम को हम कहते हैं रिड्यूस्ड जोन स्कीम। ठीक है,
जितने भी पोर्शन जो है वो फर्स्ट जोन के बाहर होंगे, उनकी जितने भी पिक्चर होगी वो सारी की सारी फर्स्ट जोन में मैप बैक की जा सकती हैं। इसको रिड्यूस जोन स्कीम कहते हैं। नेक्स्ट है जी पीरियोडिक जोन स्कीम। पीरियोडिक जोन स्कीम। अच्छा, अब पीरियोडिक जोन स्कीम कौन सी है जी, कि अगर आप ऐसा कर सकें कि फर्स्ट ब्रिलियन जोन में जो भी वेव वेक्टर हैं, अगर आप उनको बाकी बाहर वाले जोन में मैप कर सकें, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी पीरियोडिक जोन स्कीम। ठीक है, तो यहाँ याद रखना बाकी सारे जो जोन्स हैं उनके उनकी पिक्चर को, उनके वेव वेक्टर को फर्स्ट जोन में ला सके तो उसको रेडियो जोन स्कीम कहते हैं। और बाकी जितने भी जोन्स हैं, अगर फर्स्ट जोन वाले जो वेव वेक्टर हैं या फिजिक्स है उसको आप अप्लाई कर सकें बाकी जोन्स पे, तो फिर उसको हम कहते हैं जी पीरियोडिक जोन स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख दूंगा फर्स्ट जोन टू अदर जोन्स। ठीक हो गया। यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि फर्स्ट जोन से बाकी अदर जोन में जो है वो फिजिक्स मैप की जा सकती है। तीसरी है एक्सटेंडेड जोन स्कीम। एक्सटेंडेड जोन स्कीम, ठीक है जी। ये जोन स्कीम कौन सी है, इस जोन स्कीम में हम ये कर सकते हैं कि ये है मतलब इन्वर्स है रेड्यूस जोन स्कीम की। इट इज़ इन्वर्स ऑफ रिड्यूस्ड जोन स्कीम। ठीक है जी, यानी आप क्या कर सकते हैं कि जो है वो सेकंड और थर्ड जोन जो है, जैसे आपने देखा था कि सेकंड और थर्ड बाकी सारे को फर्स्ट जोन में आप ला सकते हैं, इसी तरीके से फर्स्ट जोन से आप सेकंड और थर्ड में जा सकते हैं। तो ये है एक्सटेंडेड जोन स्कीम। ठीक हो गया, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी दो तीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगा, जिसमें पहला है कि फर्मी सरफेस जो होती है वो ब्रिलियन जोन को हमेशा इंटरसेक्ट करती है परपेंडिकुलरली। ठीक है, फर्मी सरफेस इंटरसेक्ट जोन बाउंड्री परपेंडिकुलरली। ठीक है, यानी अगर ये फर्मी सरफेस हो, ठीक है, ये कोई फर्मी सरफेस है, तो जोन की बाउंड्री हमेशा हर पॉइंट पे क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जोन की बाउंड्री कुछ इस तरीके से हर पॉइंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये फर्स्ट जोन होता है जो कि हैरिसन कंस्ट्रक्शन में बनाते हैं। पहला पॉइंट ये है, फर्मी सरफेस का जो टोटल वॉल्यूम है वो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ फर्मी सरफेस डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम बात करेंगे जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि फर्मी सरफेस के हवाले से कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं और कौन से नहीं करते। तो वो इलेक्ट्रॉन जो फर्मी सरफेस के ऊपर होते हैं, जो फर्मी सरफेस के करीब होते हैं, वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नियर फर्मी सरफेस
कंडक्ट, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो डीपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आपके फील्ड ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, तो वो कंडक्ट नहीं करते। हाँ, लेकिन टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स भी फर्मी सरफेस के करीब आ जाते हैं और वो भी कंडक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो नियर फर्मी सरफेस होते हैं वो कंडक्टिव होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी आपकी फर्मी सरफेस के पे जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बारे में बात कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हम दो तीन फार्मूला डिस्कस करेंगे। पहला फार्मूला है करंट डेंसिटी का जे, जो कि बराबर होती है एन ई वी डी। वी डी है जी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो जे बराबर आ जाएगा किसके जी, एन ई स्केयर टॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एम के, ठीक है। और आपको पता है कि जे बराबर है किसके जी, सिग्मा ई के। यहाँ पे सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा किसके जी, जे ओवर ई के। और जे जो है उसके वैल्यू आप यहाँ पे एन स्केयर टॉ ई ओवर एम देख चुके हैं। तो जो है आपका क्या हो जाएगा जी, ई से ई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, वो बराबर आ जाएगा एन ई स्केयर टॉ ओवर एम। टॉ जो है यहाँ पे कोलिजन टाइम है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, टॉ जो है वो कोलिजन टाइम है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इसी तरीके से अगर आप रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हैं तो रेजिस्टिविटी बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी के। तो यहाँ से जो रेजिस्टिविटी है वो बराबर आ जाएगी एम ओवर एन ई स्केयर टॉ। तो ये आपके पास आ गई जी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये दोनों आपने याद रखनी है, ठीक है जी। अब रेजिस्टिविटी बेसिकली किन किन वजूहात से होती है, तो इनकी रीजंस अगर बताएं तो इनकी दो रीजंस है, एक तो लेटिस वाइब्रेशन है और दूसरी जो है इम्परफेक्शंस है। रीजंस ऑफ रेजिस्टिविटी, रीजंस ऑफ रेजिस्टिविटी, भाई क्रिस्टल में रेजिस्टिविटी किस बिना पे होती है वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो दो वजूहत होती हैं इसकी। एक तो होती है लेटिस वाइब्रेशन, यानी कि जो आपके लेटिस पॉइंट्स होते हैं वो अपनी पोजीशन के गिर्द वो वाइब्रेट करते रहते हैं, उसकी वजह से भी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। लेटिस वाइब्रेशंस। और दूसरा होता है जी लेटिस इम्परफेक्शंस, यानी क्या हो कि अगर एक फॉरेन इम्प्योरिटी जो है वो क्या कर दी जाए, वो ऐड कर दी जाए, या उसमें क्या कर दिया जाए कि अगर एक एटम जो है वो क्रिस्टल से रिमूव कर दिया जाए तो वहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस या वैकेंसी बन जाती है। तो वो भी क्या करती है, वो भी बेसिकली जो है रेजिस्टिविटी कॉज करती है, ठीक है। तो इम्परफेक्शंस, ये इम्परफेक्शंस बता दी मैंने। चलें जी, अब नेक्स्ट देखते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो कैसे कैसे फाइंड की जा सकती है और रेजिस्टिविटी किन किन चीज़ों की वजह से होती है, ठीक है, देखते हैं। अब ये रेजिस्टिविटी फोनोन्स की वजह से भी हो सकती है और इम्प्योरिटीज़ की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो टोटल होगी वो बराबर होगी रेजिस्टिविटी ड्यू टू फोनोन्स रो एल प्लस रेजिस्टिविटी ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, ठीक है। इम्प्योरिटी मौजूद होने की वजह से भी होती है रेजिस्टिविटी। तो ये क्या है जी, ड्यू टू फोनोन्स, ड्यू टू फोनोन्स। और ये क्या है जी, ये है ड्यू टू इम्प्योरिटीज, ठीक है जी। तो टोटल रेजिस्टिविटी जो है वो इसके बराबर होती है। अब ये जो फोनोन्स की रेजिस्टिविटी है रो एल, ये जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है। क्योंकि रो एल जो है वो किसके बराबर होगी, यहाँ पे रो एल बराबर होगा एम ओवर एन ई स्केयर टॉ एल। टॉ एल है कुलियन टाइम। अब टॉ एल जो है वो बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टॉ एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके जी, टेम्परेचर के, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जो रेजिस्टिविटी है उसका भी रिलेशन आप बता सकते हैं। देखिए टेम्परेचर का टॉ एल के साथ हो गया, टॉ एल का किसके साथ हो गया जी, आपका रेजिस्टिविटी के साथ,
ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि इन दोनों की वजह से जो रजिस्टिविटी है वो किस तरीके से होगी। रो इज इक्वल टू एम ओवर एन ई स्केयर, ठीक है, ये तो दोनों में होगा ना, रो एल में भी रो आई में भी, ठीक है। तो ब्रैकेट में 1 ओवर टॉ एल प्लस 1 ओवर टॉ आई, रेजिस्टिविटी ड्यू टू फोनोन्स प्लस ड्यू टू इम्प्योरिटीज, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिथाइसन्स रूल की। मिथाइसन्स रूल्स, मिथाइसन्स रूल जो है वो ये कहता है कि आपकी जो रजिस्टिविटी है वो एडअप हो जाती है और वो दो वजूहात पे होती है, ठीक है। वो दो वजूहात आपको बता भी चुका हूँ, एक फोनोन्स की वजह से और एक इम्प्योरिटी की वजह से। तो जो टोटल रजिस्टिविटी है वो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। रजिस्टिविटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और वो कौन कौन से होते हैं जी, रो इज इक्वल टू रो एल प्लस रो आई। रो एल जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, रो आई जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसको कहते हैं मिथाइसन्स रूल, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू एम ओवर एन ई स्केयर टॉ एल प्लस एम ओवर एन ई स्केयर टॉ आई। तो ये हो गया जी आपका मिथाइसन्स रूल। अब यहाँ पे मैं आपको रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन जो है वो दिखा रहा हूँ ग्राफ के ज़रिए। तो वाई एक्सिस पे जो है वो रजिस्टिविटी है और एक्स एक्सिस पे जो है वो क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस में जी, केल्विन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो रजिस्टिविटी है वो इस तरीके से इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर के साथ, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ जिसको कहते हैं जी रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। रेजिडुअल रेजिस्टिविटी बेसिकली होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है और कम होते होते काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन जब आप कम करते करते आखिरकार टेम्परेचर ले आए किस पे जी, 0 केल्विन पे, ठीक है। एट टेम्परेचर 0 केल्विन। अब 0 केल्विन पे ले आए, उस वक्त भी जो रेजिस्टिविटी मौजूद होती है मटेरियल में वो उसकी रेजिडुअल रेजिस्टिविटी कहलाती है। एट टेम्परेचर 0 केल्विन द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल is known as रेजिडुअल रेजिस्टिविटी, ठीक है। 0 केल्विन पे जो रेजिस्टिविटी होती है उसको कहते हैं जी रेजिडुअल रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे जी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कंडक्ट करते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन जो डीपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी फील्ड ऑर्बिटल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते। डीपर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कंडक्ट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स नियर द फर्मी सरफेस होते हैं, नियर फर्मी सरफेस, वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है जी। वो जो कंडक्शन प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हम निकालेंगे जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम मालूम कर सकते हैं एक फार्मूले से कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स n बराबर होता है किसके जी,
Z, ठीक है, एटॉमिक वैलेंस, ठीक है जी, और रो m, ठीक है जी, डेंसिटी ऑफ मेटल, n एवोगैड्रोस नंबर Na लिख लें, ओवर A उसका एटॉमिक वेट। ठीक हो गया। तो Z जो है वो एटॉमिक वैलेंस शेल है, ठीक है, एटॉमिक नंबर, और रो m जो है वो डेंसिटी ऑफ मेटल है, Na एवोगैड्रोस नंबर, और A क्या है जी, एटॉमिक वेट है। तो इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर सकते हैं। n जो है वो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, ये हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे होते हैं, ठीक है, फर्ज कर लें ये क्रिस्टल लैटिस है, इसके एटम्स हैं, लैटिस पॉइंट्स हैं, इससे जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की इनके साथ कोलिजन के हवाले से दो तीन टर्म्स हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, जिसमें से पहली जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है जी, ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन की दो सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान का जो टाइम है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन आप खुद नोट कर लीजिएगा, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दूसरा है जी कोलिजन टाइम, कोलिजन टाइम। तो कोलिजन टाइम जो है बेसिकली वो एवरेज टाइम है, ठीक है, कि जो भी कोलिजन्स हैं ये किसी भी कोलिजन के दरमियान का जो है वो दो सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान का टाइम है, ये एवरेज टाइम है, जितनी भी तमाम कोलिजन्स हो रही हैं उन तमाम कोलिजन्स के दरमियान का एवरेज टाइम है। तो बेसिकली ये एवरेज है, डेफिनेशन सेम है लेकिन टाइम ये वाला एवरेज टाइम है। तीसरा है जी मीन फ्री पाथ, एक कोलिजन करने के बाद दूसरी कोलिजन के लिए जाते हुए जितना कोई भी इलेक्ट्रॉन फासला तय करता है उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी, क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब चार्जेस के ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम क्लासिकल ट्रांसपोर्ट इक्वेशन या इसको बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन भी कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, ठीक है, यानी चार्जेस अगर ट्रांसफ़र हो रहे हो किसी ख़ास रीजन से तो उनकी इक्वेशन क्या होगी, तो उनकी जो इक्वेशन होगी बेसिकली वो होगी जी dF/dt प्लस v डॉट डेल्टा f प्लस f डॉट डेल्टा p f इज इक्वल टू माइनस f नॉट ओवर टॉ। ठीक है, ये याद रखना है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जी डिफेक्ट्स एंड डिसलोकेशंस को। तो पहले बात कर लेते हैं डिफेक्ट्स की। ठीक है, क्रिस्टल में किसी भी जगह पे अगर कोई किसी भी रीजन में कोई ब्रेक इरेगुलरिटी हो तो उसको हम कहते हैं जी डिफेक्ट्स। कोई भी ब्रेक या क्या हो जी इरेगुलरिटी हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में तो उसको हम क्रिस्टल का क्या कहते हैं जी, डिफेक्ट कहते हैं। और डिफेक्ट जो है वो तीन तरह के होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है जी पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट कौन सा होता है, ये एक ज़ीरो डायमेंशनल डिफेक्ट है। यानी अगर ऐसा हो कि कोई भी फॉरेन एटम आए एक क्रिस्टल में, कोई भी फॉरेन एटम आए और वो होस्ट एटम्स के साथ जो है वो क्या करे, एक लैटिस पॉइंट की ही जगह ऑक्यूपाई कर ले। जैसे मिसाल के तौर पे ये हैं लैटिस पॉइंट, लैटिस एटम्स हैं, क्रिस्टल के ओरिजिनल एटम्स हैं। तो एक फॉरेन एटम आया और फॉरेन एटम ने क्या किया, यहाँ पे एक स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, तो ये जो है, ये जो स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया, यहाँ पे एक जो है डिफेक्ट पैदा हो गया है ना,
क्योंकि ये एटम किसी और साइज़ के हैं, ये एटम किसी और साइज़ का है। ठीक है, तो यहाँ से अगर होस्ट एटम को निकाल के, यानी क्या करें, होस्ट एटम जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होस्ट एटम था, ये रिमूव हो गया है यहाँ से। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे जी, होस्ट एटम रिमूव करा दें, होस्ट एटम रिमूव्ड, और उसकी जगह पे क्या आ जाए, एक फॉरेन एटम इंटर हो जाए, इंटर। ठीक है, और कौन सी जगह पे इंटर हो, उसकी जगह पे ही आ जाए जहां पे वो होस्ट एटम मौजूद था। तो इसको पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, और ये जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट होता है। देखें ये डिफेक्ट सिर्फ इसी जगह पे है ना जहां से एटम निकला है, तो ये होता है जी जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। डिफेक्ट ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं जी किसकी, अब हम बात करेंगे एक मतलब कि लाइन डिफेक्ट की, या इससे पहले पॉइंट डिफेक्ट की मैं आपको डिफरेंट टाइप बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे अभी आपने डिफेक्ट देखा है, पॉइंट डिफेक्ट, ये वाला जिसके अंदर के होस्ट एटम निकल गया है और फॉरेन एटम आ गया, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी, जो इसमें ऐड हुई है, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। ठीक हो गया। अब अगर ऐसा होता, पॉइंट डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ, कि ये हैं आपके जो है होस्ट एटम्स, अब यहाँ से कोई एटम आपने रिमूव नहीं किया, ठीक है, रिमूव नहीं किया, बल्कि हुआ क्या कि इन एटम्स की लैटिस पोजीशन के दरमियान में कहीं पे जो है वो फॉरेन एटम आ गया, यानी दरमियान का मतलब है कि इस पोजीशन को बेसिकली हम कहते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो इस इम्प्योरिटी को कहते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। ये दो टाइप्स हैं किसकी जी, आपके पॉइंट डिफेक्ट की, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी, और इस पोजीशन को जो कि दो लैटिस एटम के दरमियान में होती है पोजीशन, उसको इंटरस्टिशियल पोजीशन कहते हैं, और ये इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी कहलाती है। अब बात कर लेते हैं जी लाइन डिफेक्ट की। ठीक है, लाइन डिफेक्ट, अब अगर ऐसा हो कि एक पूरी लाइन, एक अरे हो पूरी की पूरी एटम की, जो कि मिसप्लेस्ड हो गई हो। ठीक है, देखें ज़रा, ये लैटिस एटम्स है, इसके नीचे वाले जो लैटिस एटम्स हैं वो कुछ इस तरीके से अपनी जगह से हिल चुके हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी अरे ऑफ एटम्स है, ठीक है, लीनियर अरे ऑफ मिसप्लेस्ड एटम्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या जी, लाइन डिफेक्ट। अरे ऑफ मिसप्लेस्ड एटम्स, अब ये एक लाइन के अक्रॉस है, तो इसलिए इसको लाइन डिफेक्ट कहा गया है। और ये जो डिफेक्ट है बेसिकली ये कौन सा होता है जी, ये होता है वन डायमेंशनल, क्योंकि देखें एक्स एक्सिस के अलाउंग होगी या वाई एक्सिस के अलाउंग होगी, जिस एक्सिस के अलाउंग भी होगी वही डिफेक्ट होगा। तो इसमें आप क्या कहेंगे, ये जो डिफेक्ट है ये है जी वन डायमेंशनल डिफेक्ट, वन डायमेंशनल डिफेक्ट। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सरफेस डिफेक्ट की। सरफेस डिफेक्ट बेसिकली जो है वो टू डायमेंशनल डिफेक्ट है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल जो है वो सिंगल क्रिस्टल नहीं होता, वो लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स का कम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी ग्रेन्स मिलके जो है वो एक क्रिस्टल बनाती हैं, और ये जो ग्रेन्स होती हैं इनकी बाउंड्री पे अब्रप्ट चेंज हो रहा होता है। तो ये चीज़ जो है ये भी एक जो है वो क्या है जी, डिफेक्ट है। और ये जो डिफेक्ट है वो क्या है जी, टू डायमेंशनल डिफेक्ट है। यहाँ पे लिख देंगे जी टू डायमेंशनल डिफेक्ट है। ठीक है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको चीज़ें बताता जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट है जी, वो डिफेक्ट जिसमें अगर ये एटम्स हों
आपके सामने क्रिस्टल के, ठीक है, और इनके दरमियान में से एक एटम जो है वो निकल गया हो, रिमूव हो गया हो यहाँ से, ठीक है, होस्ट एटम्स रिमूव्ड। अगर ये रिमूव हो गया हो तो एक डिफेक्ट पैदा हो जाता है, उसको शॉर्टकट डिफेक्ट कहते हैं, यानी होस्ट एटम क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। और दूसरा होता है जी फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट बेसिकली ये कहता है कि एटम जो कि अपनी जगह छोड़े तो सही, वैकेंसी तो क्रिएट करे, लेकिन वैकेंसी क्रिएट करने के बाद वो बाहर जाने की बजाय कहाँ पे आ जाए जी, देखें यहाँ से उसने क्या किया जी, वैकेंसी अपनी छोड़ दी, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद वो कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ गया। तो होस्ट एटम क्या करे, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे अगर आ जाए तो इसको कहते हैं जी फ्रैंकल डिफेक्ट। अगर वो रिमूव भी हो जाए तो फिर होगा शॉर्टकट इफेक्ट, और अगर वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाए तो वो होगा जी क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसलोकेशन की। डिफेक्ट्स हमने पढ़ लिया, अब डिसलोकेशन पढ़ रहे हैं। डिसलोकेशन, बेसिकली डिसलोकेशन क्या होती है कि अगर एक लाइन की शक्ल में एक लीनियर किस्म का डिफेक्ट हो तो उसको हम डिसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, जो एटम्स हो वो अरेंज्ड हो, ठीक है, लेकिन क्या हो कि वो मिसप्लेस हो गए हो थोड़े से, तो हम क्या कहते हैं, इसको डिसलोकेशन कहते हैं, यानी लीनियर डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल। लीनियर डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल, इसको हम कहते हैं जी डिसलोकेशन। और डिसलोकेशन की जो है वो टाइप्स होती हैं। अगर हम बात करें जी पहली टाइप की, उसको हम कहते हैं एज डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन, ठीक है, यानी एजिस के अराउंड वो क्या करे, अगर एटम जो है वो बेंड कर जाए, यानी फर्ज कर लें ये होस्ट एटम्स है, इनकी लाइन है एक पूरी, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी है, इस तरीके से अरेंज हुए हुए हैं ये एटम्स क्रिस्टल में, ठीक है जी। और क्या हो, यहाँ पे भी एटम मौजूद है जहाँ पे मैं निशान आपको शो करा रहा हूँ, लेकिन हो क्या, सारे के सारे एटम्स तो पहले से अरेंज थे, आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, ये वाला एटम्स पर मुश्तमिल, लीनियर अरे ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल एक हाफ प्लेन आपने इसमें इंटर कर दिया प्रेस करके। तो एटम की पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि वो इस जगह से प्रेस हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगे, ठीक है, और जहाँ पे वो प्रेस किया था वहाँ से तो करीब करीब हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पे वो मौजूद नहीं है बाकी उसकी तरफ बैंड होना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे देखें, और ये इस तरह बैंड हो जाएगा, जो क्रिस्टल है वो इस तरीके से बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक डिफेक्ट आ गया। आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इसके अंदर इंटर किया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें डिफेक्ट पैदा हो गया, इसको कहते हैं जी एज डिसलोकेशन। ठीक हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका डिसलोकेशन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी स्क्रू डिसलोकेशन की, इसकी दूसरी टाइप डिसलोकेशन की। चलें जी देखें।
तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो देखें ये एक पूरा एक क्यूब था। क्यूब पे आपने क्या कर दिया, एक कट लगा दिया, ठीक है। एक साइड आपने प्लेनर कट लगा के आपने थोड़ी सी वो क्या, ये जो ये वाली साइड है वो स्लिप करके थोड़ी नीचे हो गई और दूसरी वाली साइड वहीं पे मौजूद रही। इस तरह की डिसलोकेशन को आप कहते हैं, क्या कहते हैं जी, स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है। यानी आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा आपने एक प्लेनर कट लगाया, कट लगाने की वजह से एक साइड स्लिप होकर नीचे चली गई, दूसरी साइड ऊपर ही रही, तो इसको कहते हैं जी स्क्रू डिसलोकेशन। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के लॉज। डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन बेसिकली क्या होती है कि आपके सैंपल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर देना, ठीक है, किसी भी सैंपल का। या यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं तो माइग्रेशन ऑफ एटम्स, माइग्रेशन ऑफ एटम्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं जी डिफ्यूजन, ठीक है जी। और डिफ्यूजन के हवाले से ही जो है लॉ मौजूद है, फर्स्ट फिक्स लॉ। फर्स्ट फिक्स लॉ, पहले फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे फिर सेकंड पढ़ेंगे। फर्स्ट फिक्स लॉ ये कहता है कि जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है, यानी जो एटम्स की डिफ्यूजन हो रही है, वो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया जो है उसके, जो डिफ्यूजन हो रही है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी पार्शियल सी ओवर पार्शियल एक्स, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है, माइनस डी जो है वो यहाँ पे एक कांस्टेंट है। तो जे क्या है जी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, ठीक है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है, और ये क्या है जी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आपने डेफिनेशन कैसे करनी है जी, डेफिनेशन आपकी आपने इसकी ऐसे करनी है कि डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आप माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना। आप देख रहे होंगे कि कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, जैसे जैसे एटम मूव करते जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो कंसंट्रेशन तो कम होती जाएगी ना। तो इसको कहते हैं जी फर्स्ट फिक्स लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट फिक्स लॉ की जो है वो ये है टर्म जो आपके सामने मौजूद है। यहाँ से जब आप d की वैल्यू निकालते हैं, यानी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो आपके पास जो फाइनल आती है टर्म वो आती है j इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से थोड़ा इस तरफ करके लिख देता हूँ, j इज इक्वल टू माइनस हाफ न्यू ए स्केयर, ठीक है जी, पार्शियल सी ओवर पार्शियल एक्स, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये जो आपके पास d है, d की वैल्यू आ गई आपके पास d, जिसको डिफ्यूजन कांस्टेंट कहते हैं। d, ये देखें ना, कंपेयर कर लें इक्वेशन, d की जगह पे क्या आ रहा है, हाफ न्यू ए स्केयर, हाफ न्यू ए स्केयर, d जो है वो डिफ्यूजन कांस्टेंट या डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। d जो है वो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, ठीक हो गया। अब ये जो था बेसिकली, ये जो हमने फार्मूला लिखा था ये था वन डायमेंशन के लिए। अगर वन डायमेंशन डिफ्यूजन हो रही हो, अगर थ्री डायमेंशन हो रही हो, तो यही जो डी है ना, ये बराबर होगा 1/6 न्यू ए स्केयर के, ठीक है, थ्री डायमेंशन के लिए। अब हम बात करेंगे जी सेकंड फिक्स लॉ की। सेकंड फिक्स लॉ, तो सेकंड फिक्स लॉ जो बेसिकली है वो कम्बिनेशन है किसका जी, फर्स्ट फिक्स लॉ यानी फर्स्ट लॉ प्लस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का, ठीक है। फर्स्ट फिक्स लॉ और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का ये जो है वो कम्बिनेशन है, और इन दोनों की मदद से जो इसकी फाइनल फॉर्म होती है वो होती है जी पार्शियल सी ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू डी पार्शियल स्केयर सी ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, ठीक हो गया। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट भी इंक्रीज करता है।
जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज करती है, डिफ्यूजन करंट भी डिक्रीज करता है। ठीक है जी, तो ये याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन लगा के, तो बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद जो सोल्यूशन आता है, यानी जो कंसंट्रेशन आती है, वो टाइम और पोजीशन पे कैसे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है ए ओवर टी की पावर 1/2 ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्केयर ओवर 4dt। ठीक है, ए जो है वो कांस्टेंट है, जो कि इनिशियल कंडीशन से हम मालूम कर सकते हैं। ए एक कांस्टेंट है जो कि x इज इक्वल टू 0 से हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम मैग्नेटिज्म के पोर्शन की तरफ जो है वो मूव करते हैं, और उसमें चंद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एमसीक्यू के लिहाज से जो है इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें पहली है जी मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी। मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी, बात मैग्नेटिज्म या मैग्नेटाइजेशन की कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जितना अप्लाइड फील्ड उस पर हम अप्लाई करते हैं, उसको अगर हम शो करें, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को एच से शो करें, तो जितना ज़्यादा फील्ड अप्लाई करते हैं उतना ही ज़्यादा मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज होता है, यानी उसमें मैग्नेटाइजेशन पैदा होती है। तो एच जो है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है और एम जो है वो मैग्नेटाइजेशन है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, एच इज इक्वल टू लेमडा एम। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये जो लेमडा है बेसिकली ये वेस कांस्टेंट है। और मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी यही है कि अप्लाइड फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। ठीक है जी, तो यही है मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी, ये मैंने आपको बता दी है। ये लैम्डा जो है वो वेस कांस्टेंट है, और लैम्डा जो है वो बहुत लार्ज वैल्यूज़ होती हैं इसकी। लैम्डा की वैल्यू जो है वो बहुत लार्ज होती हैं, तकरीबन 10⁴ के ऑर्डर में होती हैं। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू हम जो है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उसके लिए जो फार्मूला है लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने का, वो होता है जी लैम्डा इज इक्वल टू KTF ओवर म्यू नॉट एन जी म्यू बी स्केयर। ठीक हो गया। तो ये है आपके पास जी लैम्डा की वैल्यूज़, ये आपने अच्छे से याद रखनी है, जिसमें TF जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। इसी तरीके से एक और चीज़ भी कैलकुलेट करते हैं, जो कि है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो बेसिकली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है? ये एक फैक्ट से कैलकुलेट की जा सकती है कि मैग्नेटिज्म जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी? फील्ड के। जितना फील्ड आप अप्लाई करते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख के आए थे। अब इसको इस तरीके से अगर ले लें, इक्वल का साइन लगाएं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो काई का सिंबल है, ये बेसिकली आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, जो कि बराबर है M/H, यानी रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक फील्ड। रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये कहलाता है क्या जी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जी सुपर कंडक्टिविटी की, और सुपर कंडक्टर्स की चंद एक टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, अगर मटेरियल्स का टेम्परेचर आप डिक्रीज़ करते जाएं तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, by decreasing temperature resistivity also decreases,
also decreases, or at a certain temperature, at a certain low temperature resistivity क्या हो जाती है जी, बिकम ज़ीरो, ज़ीरो। तो इसको हम कहते हैं जी सुपर कंडक्टिविटी, और जो मटेरियल होता है वो सुपर कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि टेम्परेचर के कम करने से रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी, और आखिरकार क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो जिस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर एट विच रेजिस्टिविटी ज़ीरो, तो उसको कहते हैं जी क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखें ना, जब रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो गई तो कंडक्टिविटी तो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी, इसलिए हम उसको कहते हैं जी ये जो मटेरियल है वो इस वक्त सुपर कंडक्टर बन चुका है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है टाइप वन सुपर कंडक्टर, टाइप वन सुपर कंडक्टर। ठीक है जी, तो टाइप वन जो सुपर कंडक्टर होते हैं इनका बेसिकली जो रेस्पॉन्स होता है रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के लिहाज से वो शार्प नहीं होता। रेस्पॉन्स बना के भी बताऊंगा, इज नॉट शार्प। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है, और इसी तरीके से शार्प ही नहीं होता। ये बेसिकली मेटेलिक अलॉय होते हैं, डिफरेंट अलॉयज़ की बात कर रहे हैं, मेटेलिक एलिमेंट, प्योर मेटेलिक एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, मेटेलिक अलॉयज़ की बात कर रहे हैं। टाइप वन में जो होते हैं मेटालिक अलॉयज़ होते हैं। ठीक है, और इम्प्योर सैंपल होता है बेसिकली, ये प्योर तो नहीं होता ना जब अलॉय बना दिया, तो इम्प्योर सैंपल। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो डायग्राम बना के बता रहा हूँ, इसका ग्राफ किस किस का जी, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर इन केल्विन का ग्राफ बना रहा हूँ। तो इम्प्योर सैंपल के लिए बेसिकली ये कैसे वेरी करती है जी, रेजिस्टिविटी इस तरीके से पहले बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते फिर आखिरकार कांस्टेंट हो जाती है। ठीक हो गया, ये है इम्प्योर सैंपल के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ। अब हम बात कर लेते हैं टाइप टू सुपर कंडक्टर। टाइप टू सुपर कंडक्टर्स कौन से होते हैं, वो सुपर कंडक्टर्स जिनका रेस्पॉन्स जो है वो शार्प होता है। कैसे शार्प होता है ये मैं अभी बना के बताऊंगा। रेस्पॉन्स इज शार्प, यानी क्या होता है, एक ख़ास टेम्परेचर तक ये ठीक रहते हैं मटेरियल, सुपर कंडक्टर नहीं बनते, उसके बाद फ़ौरन से सुपर कंडक्टर बन जाते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद, उससे मज़ीद अगर नीचे जाएँ तो ये बेसिकली प्योर मेटल्स होते हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, और ये प्योर सैंपल होता है क्योंकि प्योर मेटेलिक एलिमेंट से बना होता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। प्योर सैंपल के लिए इस तरीके से बढ़ता है और फिर वो क्या बन जाते हैं, सुपर कंडक्टर। ठीक है, ये इम्प्योर के था, इम्प्योर सैंपल, और ये प्योर सैंपल के लिए था, यानी मेटेलिक एलिमेंट्स के लिए था। ठीक हो गया, तो ये इन दोनों की जो है वो डेफिनेशंस होगी, इनके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होगी। अब अकरेंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी देख लेते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी बेसिकली किन किन एलिमेंट्स में होती है। तो उसमें पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली सुपर कंडक्टिविटी जो है वो ऐसे एलिमेंट में होती है जिनका वैलेंस नंबर पर एटम 2 और 8 के दरमियान होता है। वैलेंस नंबर पर एटम कितना हो जी, बिटवीन 2 और 8 हो, 2 और 8 के दरमियान जिनका वैलेंस शेल का नंबर होता है, यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 और 8 के दरमियान में होते हैं, तो उसमें जो है वो सुपर कंडक्टिविटी पाई जाती है। सुपर कंडक्टिविटी एग्जिस्ट्स। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट देख लें, अब कुछ एटॉमिक नंबर्स की बात कर लेते हैं जिनके वैलेंस शेल में, जिनका जो है वैलेंस शेल नंबर जो है, अगर वैलेंस शेल नंबर ऑड हो, तकरीबन वैलेंस
नंबर जो है वो क्या हो, नियरली ऑड हो। ठीक है, नियरली ऑड मतलब यानी 3 हो, 4.7 हो, क्या हो जी, ऑड हो, नियरली ऑड हो, वो फेवरेबल होते हैं सुपर कंडक्टिविटी के लिए। आर फेवरेबल, यानी उनमें सुपर कंडक्टिविटी फेवरेबल होती है। दूसरे वो होते हैं जिनमें वैलेंस नंबर जो है वो नियरली इवन होता है। जो वैलेंस नंबर है वो क्या हो, नियरली इवन हो, जैसे 2.4, 5.6 वगैरह हो, यानी क्या हो, इवन हो, वो अनफेवरेबल हैं, वो ठीक नहीं है सुपर कंडक्टिविटी के लिए, यानी उनमें सुपर कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि ये जो 3, 4.7 वगैरह वगैरह वाले जो ऑड नंबर वाले जो होते हैं, वैलेंस नंबर वाले, तो उनमें ये होता है कि उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो ज़रा ज़्यादा होता है। यानी आपको मतलब कि इतना ज़्यादा नीचे नहीं लाना पड़ता टेम्परेचर सुपर कंडक्टर बनाने के लिए। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ, जिनका स्मॉल एटॉमिक वॉल्यूम हो और स्मॉल एटॉमिक मास हो, वो भी अच्छे सुपर कंडक्टर होते हैं। स्मॉल एटॉमिक वॉल्यूम, स्मॉल एटॉमिक वॉल्यूम हो और स्मॉल एटॉमिक मास हो, तो वो भी क्या होते हैं जी, वो अच्छे सुपर कंडक्टर्स होते हैं। अब नेक्स्ट एक इफेक्ट डिस्कस करना है जो कि है जी माइजनर इफेक्ट। माइजनर इफेक्ट, माइजनर इफेक्ट बेसिकली ये कहता है कि अगर एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल मौजूद है या एक सुपर कंडक्टर मौजूद है और उसका जो टेम्परेचर है वो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है, एट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर बिलो टी सी, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ही हो टेम्परेचर, सुपर कंडक्टिव फेस में हो, और मटेरियल क्या हो, मटेरियल कौन सा हो जी, सुपर कंडक्टर हो। ठीक है, तो होगा ऐसा कि अगर ऐसा मटेरियल हो, सुपर कंडक्टर हो, और टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर हो, तो अगर उस पर मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई किया जाए या काफ़ी सारी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उस पर डाली जाए, तो वो उसके अंदर से पास नहीं होने देता, बल्कि क्या कर देता है, वो उसको एक्सपेल कर देता है कम्प्लीटली। यानी फर्ज कर लें ये है जी आपके पास एक मटेरियल यहाँ पे और एक जो है वो यहाँ पे। अब इस पे मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स आपने अप्लाई की, फर्ज कर लें इसका जो टेम्परेचर था ना वो ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर था, यानी अभी ये सुपर कंडक्टर नहीं बना, तो क्या होगा जी, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से पास कर जाएगा अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर हुआ। ठीक है, अब आप क्या करें कि इसका टेम्परेचर लेस देन टी इज़ लेस देन टी सी कर दें, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे। अब ये प्योरली जो है वो सुपर कंडक्टिंग फेज में जा चुका है। अगर ऐसा कर दें तो फिर क्या होगा, फिर जी जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसके अंदर से पास नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, इसके बाहर से चला जाएगा। यानी कि मटेरियल क्या करता है, मटेरियल एक्सपेल कर देता है मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर टेम्परेचर T इज़ लेस देन टी सी हो। ठीक है, तो आप लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स इज एक्सपेल्ड आउट बाय a superconductor at T इज लेस देन टी सी। तो इसी प्रोसेस को आप कहते हैं जी माइजनर इफेक्ट। ठीक है, और इसी प्रोसेस को आप कहते हैं, क्या कहते हैं जी, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल भी यही करता है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कर देता है, एक्सपेल कर देता है, तो इसको परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, डायमैग्नेटिज्म। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रख लेनी है। और इस मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, जो है वो -1 होगी, और मैग्नेटाइजेशन जो है वो क्या होगी, एंटी पैरेलल टू
मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए क्या होती है, m इज़ प्रोपोर्शनल टू h, m इज़ इक्वल टू h आ जाएगा और ससेप्टिबिलिटी +1 आ जाएगी। ठीक है, डायमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी -1 और मैग्नेटाइजेशन एंटी पैरेलल टू h। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक के लिए भी यही होता है, जो पैरामैग्नेटिक के लिए होता है ससेप्टिबिलिटी +1 और मैग्नेटाइजेशन प्रोपोर्शनल टू +h। ठीक हो गया। तो इस सूरत में क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बराबर होगा किसके जी, म्यू नॉट ससेप्टिबिलिटी प्लस मैग्नेटाइजेशन इनटू। ठीक है, आप मैग्नेटाइजेशन की जगह फिर क्या पुट कर देंगे, एच पुट कर देंगे। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी बेसिकली वो बन जाएगी जी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स यानी ससेप्टिबिलिटी इंटू एच यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो सुपर कंडक्टिविटी है उसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं किसी मटेरियल की, अगर कोई सुपर कंडक्टर है। कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके ऊपर आप एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हाउ टू डिस्ट्रॉय सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिविटी को आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एक तो आपने पहले देख लिया था ना कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा कर दें तो भी सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। दूसरा ये बता रहा हूँ बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो भी आपकी सुपर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और वो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड की वो वैल्यू जिस पे जाके जो आपका मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिंग फेज से नॉर्मल फेज में चला जाए। ठीक है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं जी, क्रिटिकल फील्ड। द वैल्यू ऑफ फील्ड, वैल्यू ऑफ applied field at which material convert from superconducting phase to नॉर्मल फेज। सुपर कंडक्टिंग फेज से अगर नॉर्मल फेज में चला जाए तो उस फील्ड की वैल्यू को आप कहते हैं क्रिटिकल फील्ड। और क्रिटिकल फील्ड जो है उसका फार्मूला होता है एच सी ऑफ टी, टेम्परेचर का फंक्शन है, इज इक्वल टू एच सी ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो टेम्परेचर मतलब कि क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू एट 0 केल्विन इंटू 1 माइनस टी ओवर टी सी होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने क्या करना है जी, आपने याद रखनी है। अगर आप बात करें एट टी इज इक्वल टू टी सी, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर ही टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का, तो एच सी ऑफ टी क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, क्योंकि टी सी कट जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और एच सी ऑफ टी की वैल्यू 0, यानी इसके बराबर हो तो तब आपको कोई फील्ड अप्लाई नहीं करना पड़ता। ठीक है जी, तो ये अब बात आपने याद रखनी है। अब ये जो क्रिटिकल फील्ड है ये आप मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या इसको क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप क्या करें, किसी वायर में से जो है वो करंट गुजारें, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। अब बात करेंगे कंडेंसेशन एनर्जी की। कंडेंसेशन एनर्जी, तो कंडेंसेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, देखें यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफ से। आप एक मटेरियल है जो कि सुपर कंडक्टर है, तो ये है जी फील्ड की वैल्यू, क्रिटिकल फील्ड की जो आप इस पर अप्लाई करते हैं इसको सुपर कंडक्टिंग फेज से नॉर्मल फेज में लेके जाने के लिए। ये है टेम्परेचर।
आप क्या करते हैं जी, सुपर कंडक्टिंग फेज में एक मटेरियल मौजूद है, आप उसका क्या करें, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, उस पर आप फील्ड, अप्लाइड फील्ड जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। अब क्या होगा कि सुपर कंडक्टिंग फेज से वो क्या करेगा, जब नॉर्मल फेज में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, फर्ज कर लें ये वो वैल्यू है, इस टेम्परेचर को आप कह दें जी T1 टेम्परेचर। तो इन दोनों पोर्शंस की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो कंडेंसेशन एनर्जी कहलाएगा, यानी डेल्टा ई जो है वो बराबर होगा ई एन, नॉर्मल फेज की एनर्जी, माइनस ई ए, ठीक है, ई ए, इन दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी, आपका कंडेंसेशन एनर्जी। और इसी को डीमैग्नेटाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो डीमैग्नेटाइजेशन एनर्जी की हम डेफिनेशन जो है वो प्रॉपरली बता देता हूँ आपको। डीमैग्नेटाइजेशन एनर्जी, चलें जी देखें, डीमैग्नेटाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी जो एक मटेरियल को रिक्वायर होती है सुपर कंडक्टिंग फेज से उसको नॉर्मल स्टेट में लेके जाने के लिए, ठीक है, एनर्जी required to convert a system from superconducting phase to normal phase, superconducting phase to नॉर्मल फेज। तो इसको आप कहते हैं जी डीमैग्नेटाइजेशन एनर्जी, और इसका जो फार्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एच सी ऑफ ज़ीरो का स्केयर, ठीक है, एच सी आपको पता है क्रिटिकल फील्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डीमैग्नेटाइजेशन एनर्जी है। अब नेक्स्ट बात करेंगे जी टू फ्लूइड मॉडल की। टू फ्लूइड मॉडल ये कहता है कि एक सुपर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन सुपर कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं सुपर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक होते हैं जी सुपर इलेक्ट्रॉन्स, पहले नॉर्मल की बात कर लें क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स वो आप जानते हैं उनके बारे में। एक तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे होते हैं यहाँ पे सुपर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अब ये जो सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सुपर इलेक्ट्रॉन्स जो है बेसिकली उनमें स्कैटरिंग नहीं होती, वो स्कैटरिंग नहीं करते कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स में होती है। दूसरी चीज़, वो उनकी एंट्रोपी ज़ीरो होती है, ज़ीरो एंट्रोपी सुपर इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। परफेक्ट ऑर्डर होता है, परफेक्ट ऑर्डर, और साथ ही लॉन्ग कोहेरेंस लेंथ। अब ये कोहेरेंस लेंथ क्या है ये मैं आपको कुछ देर में BCS थ्योरी के साथ बताऊंगा। लॉन्ग कोहेरेंस लेंथ, ठीक है। तो ये सुपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं बेसिकली। तो नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, यानी नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स NS इज इक्वल टू N इंटू 1 माइनस T ओवर TC की पावर 4, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जब क्या होगा जी, T इज इक्वल टू, या आप कहते हैं T इज इक्वल टू TC होगा, T ओवर TC, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन ज़ीरो होंगे, ठीक हो गया। तो अगर आप बात करें जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सुपर इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है।
तो आपने जो है नंबर ऑफ सुपर देखे ना, ये जो टी है, इस टी ने इस वन में से माइनस होना है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एलिमेंट है वो सुपर कंडक्टिंग फेज से नॉर्मल फेज में जाता जाएगा, और सुपर इलेक्ट्रॉन्स तो फिर कम होते जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है वैसे जैसे आपके नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर एक सुपर कंडक्टर मटेरियल है उसके ऊपर आप क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो वो उसको एक्सपेल कर देता है टी इज़ लेस दैन टी सी पे। तो अब उसी से रिलेटेड एक टर्म डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ। लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है जी। ये कौन सी डेप्थ है जी? देखें, एक मटेरियल है सुपर कंडक्टर, फर्ज कर लें ये है। अब इसके ऊपर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई किया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो इसको एक्सपेल करता जाएगा। लेकिन अगर ये सुपर कंडक्टर थोड़ा वीक है तो इसमें किसी न किसी डेप्थ तक क्या करेगी, लाइंस जो है वो एंटर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी क्या होंगी, पूरी तरह एंटर नहीं हो पाएंगी इस तरीके से। तो जिस डेप्थ तक वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक सुपर कंडक्टर में एंटर कर सकती हैं, जिस डेप्थ तक जा सकती हैं, उसको कहते हैं लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ। ठीक है, इसको लैम्डा से शो करते हैं। द डेप्थ in which magnetic lines, magnetic field can penetrate into a superconductor। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं, या सिर्फ पेनिट्रेशन डेप्थ भी कहते हैं। तो इसको शो करते हैं लैम्डा से। ठीक है, और लैम्डा या पेनिट्रेशन डेप्थ जो है उसका फार्मूला जो है आपके पास वो वेरी करता है। लैम्डा इज इक्वल टू m ओवर म्यू नॉट n, ns जो है वो नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स, ई स्केयर की पावर 1/2। और इसकी वेरिएशन आप देख सकते हैं किस तरह जी, लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ 0 इंटू 1 माइनस टी की पावर 4 ओवर टी सी की पावर 4, और इसकी पावर -1/2। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। ये जो लैम्डा ऑफ 0 है ना, वो ये है, ये आपके सामने जो मैंने लिख दिया है। तो अब डिस्कस करेंगे जी BCS थ्योरी। BCS थ्योरी यानी बार्डन कूपर श्राइफर थ्योरी, कूपर पेयर के रिलेटेड है ये। होता ये है कि जब टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, यानी सुपर कंडक्टिंग फेज होता है, एट टी इज लेस देन टी सी, द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स नियर द फर्मी सरफेस होते हैं, एट द फर्मी सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स एट द फर्मी सरफेस, वो क्या करते हैं, एक पेयर बना लेते हैं, फॉर्म पेयर। और उस पेयर को क्या कहते हैं जी, कॉल्ड कूपर पेयर, कॉल्ड कूपर पेयर। ठीक है जी। अच्छा, और कूपर पेयर ये बनता कैसे है, कहाँ बना होता है? तो फर्ज कर लेते हैं जी, ये आपकी फर्मी सरफेस है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर इसका टेम्परेचर लेस देन टी सी है, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, एक यहाँ पे हो, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ पेयर बना लेंगे। ठीक है, इस तरफ के है और इस तरफ -k है फर्मी सरफेस का। तो इस पेयर को आप क्या कहेंगे जी, कूपर पेयर कहेंगे। ठीक हो गया। अब ये जो पेयर है ना, ये एक ही सिस्टम बन जाता है, इट बिहेव्स एज अ वन सिस्टम। कूपर पेयर, इट बिहेव्स एज अ सिंगल सिस्टम। ये जो पेयर बन गए, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन के तौर पे बिहेव नहीं करते, ये एक सिंगल सिस्टम के तौर पे बिहेव करते हैं, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पे। ठीक हो गया। अब ये जो आपस में मिले हैं, ये किस वजह से मिले? ठीक है, इनके दरमियान मिलने की जो है वो बेसिकली वजह क्या है? देखें, इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द जो है वो फोनॉन्स मौजूद होते हैं।
अब होता ऐसे है कि एक क्रिस्टल के अंदर फर्ज कर लें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही ऊपर पेयर की बात करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनके साथ लिख रहा हूँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये किन के दरमियान में है, क्योंकि क्रिस्टल है तो इनके दरमियान क्या मौजूद है जी, फोनोन्स मौजूद है। ये फोनोन्स है जिन पे क्या है जी, पॉजिटिव है। अब होता ये है कि चूंकि ये घिरे हुए होते हैं फोनोन से, ये जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोनोन से घिरे हुए होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल में तो फोनोन्स मौजूद हैं, फोनोन्स पे पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या है कि फिर इन कूपर पेयर के दरमियान एक अट्रैक्शन सी पैदा हो जाती है, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, क्लोज क्लोज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कूपर पेयर बना लेता है, किस वजह से, फोनोन के इंटरेक्शन की वजह से। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन होगी और एक पेयर बन जाएगा इस तरीके से। ये जो पेयर होगा ये कूपर पेयर कहलाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है ना। आप ये सोच रहे होंगे पेयर क्यों बना, अट्रैक्शन क्यों हुई, तो भाई अट्रैक्शन जो इनके दरमियान फोनोन्स की वजह से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इन दोनों के दरमियान फोनोन एक्सचेंज होता है बेसिकली, ठीक है। फर्ज कर लें ये एक है इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान फोनोन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है जी। तो ठीक है जी, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये वन, ये टू इलेक्ट्रॉन है। चलें जी, अब ये एक सिस्टम बना लेते हैं, मतलब एक सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं बेसिकली। और वो जो सिस्टम है वो एक साथ ही ट्रांसलेट करता है और रोटेट करता है। दे रोटेट एंड ट्रांसलेट टुगेदर, ठीक है जी। और उसके अलावा क्या होता है, ये कोहेरेंस होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कोहेरेंट होते हैं आपस में, इनके कोहेरेंसी होती है, ठीक हो गया। और ये सिर्फ कब प्रोड्यूस होते हैं, जब टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर यानी टीसी से लेस हो, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कोहेरेंस लेंथ क्या होती है, ठीक है जी। तो कोहेरेंस लेंथ क्या होती है, बेसिकली ये होती है इसकी स्पेशल एक्सटेंशन, ठीक है जी। तो अब आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऊपर पेयर है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का क्या है जी, एक ऊपर पेयर है, ये पेयर है एक। अब इनके दरमियान में कोई ना कोई स्पेस तो मौजूद है, ठीक हो गया। यहाँ मैं एल से शो कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको कोहेरेंस लेंथ के असल सिंबल से ही शो कर देता हूँ, ठीक है जी, ठीक है। तो ये है बेसिकली कोहेरेंस लेंथ का सिंबल। एक दफ़ा दोबारा बना देता हूँ, सही नहीं बना, ठीक है जी। तो ये कोहेरेंस लेंथ का सिंबल है। कोहेरेंस लेंथ बेसिकली क्या है, इसकी स्पेशल एक्सटेंशन है कि ये एक दूसरे से कितना एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो क्वांटम मैकेनिकली अगर इसको देखें तो ये जो है वो इलास्टिक बॉडी की तरह होते हैं। तो कूपर पेयर जो है वो एक्सटेंड भी हो सकता है, इसकी लेंथ बढ़ भी सकती है, तो इसको कोहेरेंस लेंथ कहते हैं। स्पेशल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, स्पेशल एक्सटेंशन ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या बना रहे हैं, फॉर्मिंग अ कूपर पेयर। इसको कहते हैं जी कोहेरेंस लेंथ। तो ये हमारी जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।